हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। तो जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में एक वीडियो प्रोवाइड कराया है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के स्ट्रैटेजी वीडियो के बारे में बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है, कैसे करना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप उस वीडियो को देखिए, समझिए कि कैसे आपको अपना प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और हम आपके लिए छोटा सा हेल्प ये करने वाले हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। और जैसा कि आपको जानते हैं कि बिहार में जो फ़िलहाल आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज़ है, जैसे कि आपका ये बिहार से सीजीएल 4 है और बिहार एसआई है। और अगर जीके की बात करें तो दोनों का जीके मिला जुला करके दोनों लगभग एक जैसे हैं, तो दोनों में करंट अफेयर्स भी है। तो मैंने सोचा कि दो अलग अलग वीडियो करने से अच्छा है कि एक वीडियो को पैटर्न ऐसा रखा जाए दोनों में हेल्प हो जाए, ठीक है। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दोनों वैकेंसीज़ को फिल करते ही हैं, तो अलग अलग वीडियो बना करके टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर है कि एक वीडियो में दोनों लोग को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराया जाए। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इन चीज़ों में चलिए हम अपनी पॉइंट्स पे आते हैं। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे ये प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 जिसमें 50 MCQ आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगा। मॉक 1 का सबसे पहला मैं आप लोगों के सामने ये बोलना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन आपको दिखेगा इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि क्या सही आंसर होगा, ठीक है। तब तक चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि 1857 के विद्रोह के पहले चरण में प्रमुख विद्रोही नेता कौन था जिसने ब्रिटिश सेना पर पहली बार हमला किया। तो सही आंसर क्या बनेगा? सही आंसर यहाँ पे निकल के आता है हमारा ऑप्शन बी, मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले कुछ घटनाएं घटी थी। जैसे 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे थे उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल की मांग करने वाले जो नए आदेश जारी किए गए थे उस पर हस्ताक्षर करने से इन्होंने मना कर दिया और ये इस्तेमाल करने से इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी संगीन से 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। बाद में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे कहीं कहीं लिख रखा है, कहीं कहीं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो बस कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से वीडियो को एंड तक देखिए और बताइएगा कितना आप सही कर पाते हैं, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित समाज सुधारक संगठन का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित जो समाज सुधारक संगठन का नाम यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में किया था, ठीक है। 1828 में इन्होंने किया था। और आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा है। तो कुल मिलाकर सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और राजा राम मोहन राय जी के बारे में हम जितना भी कहें वो कम ही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राजा राम मोहन राय ने साल 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज की शुरुआत धार्मिक पाखंडों को उजागर करने के लिए की गई थी। इसका मकसद समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना और अलग अलग धार्मिक आस्थाओं वाले लोगों को एकजुट करना था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया। उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। ये जो राजा आप देखते हैं स्टार्टिंग में इनके नाम के पहले लगता है वो अकबर द्वितीय ने दिया था। इन्होंने गौड़ीय व्याकरण लिखा था, ध्यान दीजिएगा, गौड़ीय व्याकरण लिखा था जो पहली पूर्ण बांग्ला व्याकरण लिखित पुस्तक थी। पहली पूर्ण बांग्ला व्याकरण पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा। और आर्य समाज जो है वो 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए थे। बीपीएससी से अच्छा क्वेश्चंस तो हम लोग सेट कर देंगे यार। तो देखिए पहले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको पता है कि एओ हुम जो थे ये इन्होंने। और अगर हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो इसका जो गठन किया गया था 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में गठन हुआ था। तो बस इतना याद रखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगा। चलो
अगला प्रश्न आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में किस भारतीय नेता ने भाग नहीं लिया था। ध्यान दीजिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लिया था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, पहला 1930 में होता है, दूसरा 31 में होता है और जो तीसरा है वो 32 में होता है। 30, 31, 32 में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। और आपको बता दूं कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक तरफ से भाग लिया था, जो कि महात्मा गांधी यहाँ पे शामिल थे, लेकिन प्रथम में ही शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए। अंबेडकर और तेज बहादुर जो स्प्रू आप देख रहे हैं, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हुआ है, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं, इससे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस सम्मेलन में भारत से कुल 74 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का आयोजन साल 1930 में किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और आप कमेंट करके ये बताओ कि साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था भारत में, क्यों किया गया था, कमेंट करके बताना। और यहाँ पे अंबेडकर और तेज बहादुर स्प्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि 1950 में बंगाल विभाजन किस उद्देश्य से किया गया। तो 1950 का जो बंगाल विभाजन है, लॉर्ड कर्जन के समय की सबसे जो कि महत्वपूर्ण घटना है, बार बार पूछा जाता रहता है, तो ये याद रखना, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और यहाँ पे सही आंसर बनेगा कि भारतीयों के विरोध को कमज़ोर करना था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि रॉलेट एक्ट के तहत भारतीयों पर कौन सा कड़ा प्रतिबंध लगाया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 की घटना है और प्रतिबंध तो बहुत सारे लगाए गए थे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बी हो जाएगा, बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार किए जाने का अधिकार, ये जो कि प्रतिबंधित किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमा के किसी भी भारतीय को जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। इस एक्ट के तहत प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के किसी की तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार मिल गया था। इस एक्ट के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार रद्द कर दिया गया था। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि इस एक्ट के तहत किया जा रहा था, जिसका विरोध भी किया गया। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट आता है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के खिलाफ किस भारतीय शासक ने युद्ध किया था। आपको हर तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे हम क्वेश्चंस बिल्कुल मॉडरेट टू हाई रखेंगे, लो में हम नहीं जाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध होता है, पानीपत की प्रथम लड़ाई, ध्यान रखेंगे, जिसमें बाबर विजयी रहता है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, यानी दिल्ली साम्राज्य का अंत होता है और मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे लोधी वंश का समापन के बाद। और द्वितीय जो पानीपत का युद्ध होता है वो अकबर और हेमू के बीच होता है। और तीसरा जो पानीपत की लड़ाई होती है वो होता है सदाशिव भाऊ, यानी मराठा जो साम्राज्य के शासक थे, सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच तीसरा पानीपत का युद्ध होता है। तो कुल मिलाकर सही आंसर यहाँ पे बी होगा, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपूर्ति को नियंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई के द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, बी को टिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा स्थिर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये ध्यान रखेगा। अच्छा, आरबीआई का गठन कब हुआ। 3 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि आरबीआई का गठन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ और आरबीआई का जो गठन किया गया था वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तीनों क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और यहाँ पे आरबीआई से जुड़ी कुछ और भी चीज़ें मैंने लिखा है, आप इसको पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल में कर्नवालिस द्वारा, यानी लॉर्ड जो कर्नवालिस थे, इनके द्वारा प्रस्तुत स्थायी बंदोबस्त को निम्न में से किस रूप से जाना जाता है। तो इन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त को जो कि लागू किया और इसे हम लोग ज़मींदारी प्रथा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ज़मींदारी प्रथा। भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल्यवर्धक कर, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, का उद्देश्य क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल्यवर्धक कर का उद्देश्य क्या है।
तो इसका उद्देश्य होगा राज्य सरकारों के लिए अधिक राजस्व एकत्रित करना, ऑप्शन बी, राज्य सरकारों के लिए अधिक राजस्व एकत्रित करना। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ध्यान देना, यहाँ पे जो हमारा सही आंसर बनेगा, गणना तो की जाती है उत्पादन के आधार पर, खपत के आधार पर, आय के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हम यहाँ पे ऑप्शन में भी हमें तीनों दिख रहा है, तीनों को टिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि भारत में राष्ट्रीय जो उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना उत्पादन के आधार पर, खपत के आधार पर और आय के आधार पर तीनों तरीक़ों से की जा सकती है। हालांकि भारत में राष्ट्रीय आय और संबंधित सांख्यिकी की गणना मुख्य रूप से उत्पादन के आधार पर की जाती है। ठीक है, वैसे की तो तीनों पे जा सकती है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि ऑप्शन में अगर दिया गया तो ठीक है, फिर तीनों को टिक कर लेंगे। मुख्य रूप से उत्पादन के आधार पर होता है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि मुद्रास्फीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही होगा? मुद्रास्फीति के बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी करेक्ट है। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? भारत के वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? काफ़ी लोग यहाँ पे टिक करेंगे 1 जुलाई को। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भारत के वित्तीय वर्ष की बात करते हैं, यहाँ पे 1 अप्रैल होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन बी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वित्तीय वर्ष से जुड़े मामलों में विचार करने के लिए भारत सरकार ने मई 1984 में एल.के. झा समिति का भी गठन किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपकरण उपयोग करता है? बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपकरण उपयोग करता है? तो वह है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि किस महाद्वीप में वर्तुलाकार पृथ्वी की घुमावदार गति का सबसे बड़ा प्रभाव दिखाई देता है? क्या बनेगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? राइट होगा धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन ए। वह कौन सा क्षेत्र है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रफल सामान्य से कम होता है? तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि आप याद रखो कि अध कवि। ठीक है, अध कवि याद रखोगे तो ये ध्यान में रहेगा। देखिए, अ का मतलब अधिक होगा कहाँ पर? ध्रुव पर। ठीक है, अधिक होगा ध्रुव पर। और क मतलब कम होगा विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा पर कम होगा। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रफल सामान्य से कम होगा कहाँ पर? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख पाओगे कि भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर कम होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, भारत के किस जल प्रदाय को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? किस जल प्रदाय को या फिर प्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा फॉल के रूप में हम लोग जानते हैं? तो ऑप्शन बी होगा चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन बी। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो पड़ता है आपका, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पड़ता है। सरोवर यानी लेक के संदर्भ में सिपलवे क्या है? सिपलवे क्या है? सिपलवे का कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है कि जल को बाहर निकालना। जल को बाहर निकालना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप समझो। यहाँ पे देखिए, समझेंगे आप कि सिपलवे एक संरचना है जिसका उपयोग बांध या तटबंध से नीचे की ओर पानी को नियंत्रित रूप से छोड़ने के लिए किया जाता है। यानी जल को बाहर निकालने के लिए बांधों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिपलवे को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो राजहंस है, फ्लेमिंगो का त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में काकतीय साम्राज्य का शासन था? तो काकतीय साम्राज्य के शासक की बात करें कि कहाँ चलता था, तो ये शासन आंध्र प्रदेश में चलता था, काकतीय साम्राज्य।
भारत में पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में पद्म पुरस्कार की शुरुआत की जाती है 1954 के साथ, ऑप्शन बी। नरेंद्र मोदी की जो सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की स्टार्टिंग की जाती है 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरित क्रांति भारत में कह सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था और इसमें कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ये इसका हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है। भारत में सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU की स्थापना कब हुई थी? भारत में सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU की जो स्थापना की गई थी वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 में किया गया था। और अगर अब आज की बात करें, आज अगर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बात करें तो करीब 350 से ज़्यादा उपक्रम हैं। नेक्स्ट आता है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? और कांग्रेस की अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो कि ये अध्यक्ष बनी थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है कि गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पा स्थल का सूचक है? गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पा स्थल का सूचक है? तो ये हो जाता है खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी यहाँ पे ऑप्शन ए होगा करेक्ट, खेतड़ी। फ्योन्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फ्योन्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? फ्योन्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण जिसे हम कहते हैं फ्योन्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, जिसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक का कार्य क्या है? अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है भोजन के भंडार में मदद करना। ये पौधों के जड़ों में पाया जाता है और अंधेरे भाग में, कह सकते हैं अंधेरे भाग में रहता है जड़ों में, और भोजन के भंडारण में ये मदद करता है, तो सी होगा। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि धारण की थी? किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज करेक्ट आंसर होगा, मिहिर भोज ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिया गया विशेष प्रावधान किस राज्य के लिए है? मैंने 371 पर एक अलग वीडियो बनाया हुआ है और उसमें ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया हुआ है कि ए किस राज्य के लिए, बी किस राज्य के लिए, सी किस राज्य के लिए। जैसे अगर मैं 371 की बी लिख देता हूँ तो बी किस राज्य का विशेष राज्य के दर्जा को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बी जब लिख रहा हूँ तो ये क्या है, असम हो जा रहा है। जब ये लिख दूंगा तो असम हो जाएगा कि नहीं, इस तरह से। अगर 371 सी की बात करें तो सी क्या होगा, कॉस्टली होता है, सी से कॉस्टली, और कॉस्टली क्या होगा, मणि जो होता है वो कॉस्टली होता है, मणिपुर, ठीक है। ये सब आपको मैंने ट्रिक के साथ याद कराया हुआ, आप देख लेना। जैसे जी की बात कर रहे हैं तो जी, जब हम मिजोरम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, मिजो, जी आ रहा है कि नहीं, मिजो जी, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, आप जा करके देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान ये पड़ता है कोलकाता के अंतर्गत, ऑप्शन बी, कोलकाता के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि प्रसिद्ध नक्का बल्ले बारात जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार मनाया जाता है आपका उड़ीसा के अंतर्गत, उड़ीसा के अंतर्गत, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघीय क्षेत्रों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया? किस अनुसूची में राज्यों और संघीय क्षेत्रों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया? तो जनरली आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों के बारे में बात किया गया, संघ, राज्य और समवर्ती, तो ऑप्शन ए होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय क्या है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका के निर्णयों पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, ए करेक्ट है। किस भारतीय राज्य को पहली बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा गया था? तो आप जानते हैं कि हमारे संविधान में
तीन प्रकार के आपात के बारे में बात की जाता है। एक तो 352 होता है जो राष्ट्रीय आपात होता है, जो एक दूसरा होता है 356 राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है 360 जो कि वित्तीय आपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 356 सबसे पहले पंजाब पर लागू हुआ था, पंजाब पर, जो कि 1951 में लागू हुआ था। पंजाब को सबसे पहले अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा गया। सन 1951 यानी 20 जून 1951 को ये लागू किया गया था। यह शासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंदरूनी कलह के कारण लगाया गया था। ठीक है, कलह के कारण लगाया गया था और यह शासन करीब 1 साल तक चला। 17 अप्रैल 1952 को जाकर के ये शासन समाप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले पंजाब पर। नेक्स्ट आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार है। तो संपत्ति का राष्ट्रीयकरण, संपत्ति का जो अधिकार था वो आपको पता है कि मूल अधिकार से हटा करके इसे कानूनी दर्जा दिया गया, वो है 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो अनुच्छेद 31 के सी के अंतर्गत ये थे। यहाँ पे देखिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया, 31 के सी को निरस्त करके, तथा संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के ए को शामिल किया गया। संविधान का भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग के रूप में जानते हैं, इन्होंने मतलब अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं। कैग जो है अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं। तो संघ में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को। तो यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। देख सकते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संघ के लेखाओं के मामले में राष्ट्रपति को और राज्य के लेखाओं के मामले में राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आपका है कि मानव डीएनए का अनुक्रमण करना, मानव डीएनए का अनुक्रमण करना। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जो परिभाषा दी गई थी वो ब्रिटिश एक पर्यावरणविद है नॉर्मन मायर्स। ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने 1988 में, ठीक है 1988 में ये जो कि परिभाषा इन्होंने दिया था। परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट होगा ग्रेफाइट और भारी जल। तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। मृदा प्रदूषण मुख्यतः किसके कारण होता है। मृदा प्रदूषण मुख्यतः किसके कारण होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो कीटनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से होगा। बी सही आंसर बन जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है। तो जल के टूटने से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणु जो है वो विघटित होकर के ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। मानव शरीर में पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। मानव शरीर में जो पाचन होता है वो मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो मुख्य रूप से पाचन जाके ये होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन बी होगा। और इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए, देखिए ध्यान से, कि छोटी आंत को यकृत और अग्नाशय से पाचक रस मिलता है। यकृत पीत रस बनाता है जो वसा को तोड़ता है। अग्नाशय प्रोटीन और वसा को पचाने के लिए अग्नाशयी जो ये रस बनाता है। नेक्स्ट है कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि ड्यूडेनम किसका भाग है, जूजेनम किसका भाग है या फिर इलियम किसका भाग है। तो ये तीनों छोटी आंत के भाग होते हैं। ड्यूडेनम में भोजन अग्नाशय से आए पाचन एंजाइमों के साथ मिलता है। जेजुनम में ज़्यादातर पोषक तत्व अवशोषित होते हैं और इलियम में पाचक अवशोषक का आखिरी हिस्सा होता है। यह पीत, अम्ल, द्रव और विटामिन B12 अवशोषित करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको समझना था, ध्यान रखना था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है और 2045 तक मंगल पर उतरने की योजना बनाई है। तो अपना पहला अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है वो है दक्षिण कोरिया। और यहाँ पे इसके बारे में मैंने लिख रखा है, ध्यान से समझ लीजिए। दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है जो कि 2045 तक मंगल पर उतरने की योजना बनाई है।
दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी का जो नाम रखा गया है वो कासा रखा गया, यानी कि कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया। ठीक है। दक्षिण कोरिया ने मई 23 में नूरी रॉकेट को लॉन्च किया था, ये ध्यान रखिएगा, नूरी रॉकेट दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया था। दक्षिण कोरिया ने 2032 के लिए अपना पहला चंद्र लैंडर लॉन्च करने की योजना बनाई है और दक्षिण कोरिया ने 27 तक कम से कम 3 और अंतरिक्ष प्रक्षेपण करने की योजना बनाई है। तो दक्षिण कोरिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसको हम लोग कहते हैं पाकसैट MM1 लॉन्च किया है। तो ये नाम से ही आप क्लियर कर सकते हो कि पाकसैट मतलब पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए बन जाता है। यहाँ पे इसके बारे में मैंने लिख रखा है, थोड़ा सा आप पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस संगठन ने बैंक ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए बैंक क्लिनिक पहल शुरू की है? किस संगठन ने बैंक ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए बैंक क्लिनिक पहल शुरू किया? तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। ठीक है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो संगठन है, इन्होंने ये बैंक क्लिनिक स्टार्ट किया। किस संगठन ने हाल ही में हर्बिसाइड टॉलरेट बासमती चावल की किस्मों का व्यवसायीकरण किया है? तो ऑप्शन ए होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्सी यूरिया दवा जो है हाल ही में चर्चा में थी, ये किस बीमारी से संबंधित है? हाइड्रोक्सी यूरिया जो दवा है हाल ही में चर्चा में है और ये जो है सिकल सेल एनीमिया से उस बीमारी से संबंधित है, सिकल सेल एनीमिया। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अब तक सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाल ही में किस देश ने 5 आइज अलायंस के गैर नागरिक निवासियों को अपनी सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट करके बताना। चलो आई होप कि वीडियो पसंद आया ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अगर इसके रिगार्डिंग कुछ शिकायतें हो, कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट में बोल सकते हो। सारे कमेंट्स हम पढ़ करके रिप्लाई दे देंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।